Hello everyone, you are all welcome to this tutorial video. Our today's task is to read this passage which is about the development of the London Underground Railway. And the questions we will sort out are given in the form of fill in the blanks with one word only and true false not given. So let's get started. 1800 के फर्स्ट हाफ में लंदन की जो पॉपुलेशन थी वो एस्टॉनिशिंग रेट पर बढ़ गई और जो सेंट्रल एरिया था वो इंक्रीजिंगली कंजेस्टेड बन गया। इन एडिशन ओवरग्राउंड जो रेलवे नेटवर्क था उसको एक्सपेंड किया, जिसकी वजह से ज़्यादा जो पैसेंजर थे वो कैपिटल में आ गए। हाउएवर इन 1846 रॉयल कमीशन ने डिसाइड किया कि जो रेलवेज़ हैं उनको सिटी में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। द रिज़ल्ट वाज दैट जो ओवरग्राउंड रेलवे स्टेशन था वो सिटी के अराउंड एक रिंग को फॉर्म करता था। जो एरिया था उसके विदिन वो पुअरली बिल्ट था, स्लम्स के द्वारा ओवरक्राउडेड था और जो स्ट्रीट्स थी वो हॉर्स ड्रॉन ट्रैफिक के द्वारा भरी हुई रहती थी और सिटी को क्रॉस करना एक नाइटमेयर सा बन गया था। हॉर्स ड्रॉन कैरेज और बस के द्वारा 8 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए 1.5 आवर लग सकता था। न्यूमरस स्कीम्स को प्रपोज़ किया गया इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, बट उनमें से कुछ ही थी जो सक्सीड कर पाई। सेकंड पैराग्राफ, लंदन की ट्रैफिक प्रॉब्लम के सलूशन के लिए बहुत से वोकल एडवोकेट में से एक थे चार्ल्स पियर्सन, जिन्होंने सिटी ऑफ लंदन के लिए एज ए सोलिसिटर की तरह काम किया। उन्होंने सोशल और इकोनॉमिक एडवांटेजेस दोनों को देखा अंडरग्राउंड रेलवे को बनाने में, जो कि ओवरग्राउंड रेलवे स्टेशंस को आपस में जोड़ेगा और साथ ही साथ लंदन के स्लम्स को भी क्लियर करेगा। उनका आइडिया था पुअर वर्कर्स जो कि इनर सिटी के स्लम एरिया में रहते थे उनको रीलोकेट करना न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स में और उनको प्रोवाइड करना चीप रेल ट्रैवल सो दैट कि वो अपने काम पर जा सकें। पियर्सन का जो आइडिया था उसने अमंग सम बिजनेसमैन सपोर्ट हासिल की और इन 1851 में उन्होंने अपने इस प्लान को पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया। फर्स्ट इट वॉज रिजेक्टेड, पहले तो ये रिजेक्ट हो गया बट कोइंसाइडेड विद द प्रपोजल, बट उनका जो ये आइडिया था वो दूसरे ग्रुप के साथ मैच कर गया जो कि सेम इसी को ही उन्होंने प्रपोज किया कि अंडरग्राउंड कनेक्टिंग लाइंस को बनाना था। तो एट लास्ट पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया। थर्ड पैराग्राफ, 2 ग्रुप्स मर्ज हो गए और उन्होंने एक नई कंपनी इस्टेब्लिश की जिसका नाम था मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी इन अगस्त 1854। कंपनी का प्लान था कि उन्होंने एक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन को कंस्ट्रक्ट करना था ग्रेट वेस्टर्न रेलवे स्टेशन से पैडिंगटन से, और वो जाएगा कहाँ तक, एज ऑफ द सिटी तक एट द फरिंगटन स्ट्रीट पर, और जो डिस्टेंस था वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का था। प्रेस में छपे हुए कुछ ऐसे आर्टिकल्स की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको सच अ रेडिकल और एक्सपेंसिव स्कीम के लिए फंड रेज करने के लिए प्रॉब्लम हुई। ऑब्जेक्टर्स ने आर्ग्यू किया कि जो टनल है वो इतने हैवी वेट की वजह से, जो ट्रैफिक का इतना वेट होगा उसके ऊपर, उसकी वजह से कोलैप्स हो जाएगी, जो बिल्डिंग्स हैं वो हिल जाएंगी और जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन इंजन से निकलने वाले धुएं की वजह से पॉइजन्ड हो जाएंगे। हाउएवर जो पियर्सन और उसके पार्टनर्स थे वो डटे रहे, उन्होंने स्टेप बैक नहीं किया। ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ने अवेयर किया जो न्यू लाइन है ना वो फाइनली इनेबल करेगी ट्रेन्स को कि वो रन कर सकती हैं सिटी के हार्ट तक, सिटी सेंटर तक, और इसके लिए इस स्कीम के लिए इन्वेस्ट किए ऑलमोस्ट 250,000 पाउंड। लास्टली 5 ईयर पीरियड में 1 मिलियन पाउंड को रेज किया गया। बिल्डिंग्स के डिमोलिशिंग्स के एक्सपेंस को घटाने के लिए जो चोजन रूट थे वो एग्जिस्टिंग मेन रोड के नीचे से जाते थे।
ओरिजिनली जो स्केड्यूल बनाया गया था कि ये कंप्लीट हो जाएगी 21 मंथ्स में, बट द कंस्ट्रक्शन जो थी अंडरग्राउंड लाइन की उसके लिए 3 इयर्स लग गए और इसे बिलो स्ट्रीट लेवल पर बनाया गया एक टेक्निक को यूज़ करके जिसे कट एंड कवर कहते हैं। उसमें क्या होता है, एक ट्रेंच, एक खाई जो कि 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर डीप थी उसको खोदा गया। उसके साइड्स पर टिम्बर बीम्स को रखा गया, ब्रिक वॉल्स को फिर कंस्ट्रक्ट किया एंड फाइनली एक ब्रिक आर्क को ऐड किया टनल में। आफ्टर दैट एक 2 मीटर डीप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल की 2 मीटर डीप लेयर थी जो कि टनल के ऊपर बिछाई गई एंड रोड अबव रीबिल्ट, और उसके ऊपर रोड को दोबारा से रीबिल्ट कर दिया। So our first blank, the dash of London increased rapidly between 1800 and 1850। फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था कि 1800 के फर्स्ट हाफ में जो लंदन की पॉपुलेशन थी वो एस्टोनिशिंग रेट पर बढ़ गई थी। सो द आंसर विल बी पॉपुलेशन। Building the railway would make it possible to move people to better housing in the dash। अगर रेलवे बन जाएगी तो इससे क्या पॉसिबल हो जाएगा, जो पीपल है वो बेटर हाउसिंग में मूव कर सकते हैं इन दी डैश, कहाँ पर, सबर्ब्स में। ठीक है, कि उसका क्या आइडिया था कि पुअर वर्कर्स जो कि इनर सिटी के स्लम एरिया में रहते थे उनको रीलोकेट करना था न्यूली कंस्ट्रक्टेड सबर्ब्स में। A number of dash agreed with Pearson's idea। A number of businessmen जो थे वो पियर्सन आइडिया के साथ एग्री करते थे। The company initially had problems getting the dash needed for the project। जो कंपनी थी उसे स्टार्टिंग में कौन सी प्रॉब्लम आई, क्या रेज करने में प्रॉब्लम आ रही थी, फंडिंग। सो द आंसर विल बी फंडिंग, जो कि प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी। नेगेटिव आर्टिकल्स अबाउट द प्रोजेक्ट अपीयर्ड इन द डैश। नेगेटिव आर्टिकल्स थी प्रोजेक्ट के बारे में, वो कहाँ पे दिखाई गए थे, प्रेस में। विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिक आर्क द टनल वॉज कवर्ड विद डैश। जब ब्रिक आर्क बन गई फिर टनल को किसके साथ कवर कर दिया गया, a 2 meter deep layer of soil। The answer will be soil। टनल को सॉइल के साथ कवर कर दिया गया और ऊपर क्या रीबिल्ट होगी, रोड। So we are now done with our blanks which are one word only। नेक्स्ट पैराग्राफ, द मेट्रोपॉलिटन लाइन जो कि 10 जनवरी 1863 को ओपन हुई वो वर्ल्ड की सबसे पहली अंडरग्राउंड रेलवे थी। अपने पहले दिन इसने लगभग 40,000 पैसेंजर्स को पेडिंगटन और फरिंगटन के बीच लेकर गई और इस जर्नी के लिए लगभग 18 मिनट्स लगे। मेट्रोपॉलिटन के फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन के एंड में इसने लगभग 9.5 मिलियन जर्नी को कंप्लीट कर लिया था। अदर कंट्रीज हैड बिल्ट अंडरग्राउंड रेलवेज बिफोर द मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन। मेट्रोपॉलिटन लाइन ओपन होने से पहले अदर कंट्रीज़ ने अंडरग्राउंड रेलवेज को बना लिया था। बट इन पैराग्राफ वी हैव रेड दैट मेट्रोपॉलिटन जो कि 10 जनवरी 1863 को ओपन हुई वो वर्ल्ड की सबसे पहली अंडरग्राउंड रेलवे थी। सो इट मीन्स कि अदर कंट्रीज़ ने नहीं बनाया था। सो बोथ द लाइन्स आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर एंड द आंसर विल बी फॉल्स। Next statement, more people than predicted traveled on the metropolitan line on the first day। पहले दिन ही जो मेट्रोपॉलिटन लाइन पर जितना प्रेडिक्ट किया था उससे अधिक जो लोग हैं उन्होंने ट्रैवल किया। बट पैराग्राफ में बताया है कि फर्स्ट डे पर ऑलमोस्ट 40,000 पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, बट कुछ प्रेडिक्शन तो की नहीं थी। सो द आंसर विल बी नॉट गिवन। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेट्रोपॉलिटन का जो संचालन था वो शुरू हो गया और लाइंस की जो फर्स्ट एक्सटेंशंस थी वो भी ऑथराइज्ड की जा रही थी और ये अगले 5 वर्षों में बनाई गई।
जो कि लंदन के ईस्ट में मॉरगेट तक पहुँचे और वेस्ट में हैमरस्मिथ तक। ओरिजिनल प्लान तो था कि स्टीम लोकोमोटिव्स के साथ ट्रेन्स को पुल करना और स्टीम प्रोवाइड करने के लिए वो बॉयलर में फायर ब्रिक्स को यूज़ करते थे, बट ऐसे इंजन्स को कभी इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया। इसकी बजाय वो क्या करते थे, स्पेशली डिज़ाइन लोकोमोटिव्स को यूज़ करते थे जो कि वाटर टैंक्स के साथ फिट होते थे और जिसमें कि जो स्टीम होती थी वो कंडेंस्ड हो सकती थी। फिर भी जो स्मोक एंड फ्यूम्स थे वो प्रॉब्लम ही रही। भले ही वेंटिलेशन शाफ्ट को टनल्स में ऐड भी कर दिया, फिर भी ये प्रॉब्लम रिमूव नहीं हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द यूज़ ऑफ वेंटिलेशन शाफ्ट्स फेल टू प्रिवेंट पोल्यूशन इन द टनल्स। कि जो वेंटिलेशन शाफ्ट का यूज़ था वो टनल में होने वाले पोल्यूशन को रोकने में असफल रहा। येस, डेफिनेटली वी हैव रेड दैट। So the answer will be true. नेक्स्ट पैराग्राफ, अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के एक्सटेंशन होने के बावजूद भी बाय द 1880 जो कंजेशन था लंदन की स्ट्रीट्स पर वो एकदम वर्स बन चुका था। जो प्रॉब्लम थी वो पार्टली क्या थी कि जो एग्जिस्टिंग अंडरग्राउंड लाइंस थी वो लंदन के सेंटर के अराउंड एक सर्किट बनाती थी और एक्सटेंड करती थी सब अर्बन एरियाज़ में, बट कैपिटल का जो सेंटर था उसको नहीं क्रॉस करती थी। तो कट एंड कवर मेथड जो था कंस्ट्रक्शन का वो कैपिटल में इस्तेमाल करना वो एक ऑप्शन नहीं था। या दूसरे पार्ट्स में तो कट एंड कवर मेथड को यूज़ कर लिया, बट इन केस ऑफ कैपिटल एरिया वी कांट यूज़ कट एंड कवर मेथड। द ओनली अल्टरनेटिव वाज टू टनल डीप अंडरग्राउंड। तो सिर्फ एक अल्टरनेटिव क्या बचा, टू टनल डीप अंडरग्राउंड। 10th स्टेटमेंट कि एक डिफरेंट अप्रोच चाहिए हमें कट एंड कवर टेक्निक से लंदन के सेंट्रल एरिया में। ठीक है, जो कैपिटल एरिया था वहाँ पे कंजेशन हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे हम कट एंड कवर टेक्निक को यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हमें एक दूसरा अल्टरनेटिव चाहिए था जो क्या था, टू टनल डीप अंडरग्राउंड। सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट पैराग्राफ, भले ही इन टनल्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो एग्जिस्ट करती थी, जो स्टीम लोकोमोटिव्स थे वो ऐसे कन्फाइंड स्पेस में यूज़ नहीं किए जा सकते थे। ये तब तक नहीं पॉसिबल हो सका जब तक एक रिलायबल इलेक्ट्रिक मोटर की डेवलपमेंट नहीं हुई और एक ऐसे साधन की जो कि ट्रांसफ़र करता था पावर को कहाँ से, फ्रॉम जनरेटर से मूविंग ट्रेन में, जो कि वर्ल्ड की पहली डीप लेवल इलेक्ट्रिक रेलवे थी। द सिटी एंड साउथ लंदन बिकम पॉसिबल। जो लाइन थी 1819 में ओपन हुई और सिटी से स्टॉकवेल तक गई जो कि साउथ ऑफ रिवर थेम्स में है। जो ट्रेन थी वो बनी हुई थी 3 कैरेजेस से और ड्रिवन की जाती थी इलेक्ट्रिक इंजन्स के द्वारा। जो कैरेजेस थे वो नैरो थे और उसमें टाइनी विंडोज़ थी जो कि जस्ट बिलो द रूफ थी, क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि जो पैसेंजर्स थे वो टनल्स की वॉल्स को नहीं देखना चाहेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, भले ही इन टनल्स को बनाने की जो टेक्नोलॉजी थी वो एग्जिस्ट करती थी, जो स्टीम लोकोमोटिव्स थे वो ऐसे कन्फाइंड स्पेस में यूज़ नहीं किए जा सकते थे। ये तब तक नहीं पॉसिबल हो सका जब तक एक रिलायबल इलेक्ट्रिक मोटर की डेवलपमेंट नहीं हुई और एक ऐसे साधन की जो कि ट्रांसफ़र करता था पावर को कहाँ से, फ्रॉम जनरेटर से मूविंग ट्रेन में, जो कि वर्ल्ड की पहली डीप लेवल इलेक्ट्रिक रेलवे थी। द सिटी एंड साउथ लंदन बिकम पॉसिबल। जो लाइन थी 1819 में ओपन हुई और सिटी से स्टॉकवेल तक गई जो कि साउथ ऑफ रिवर थेम्स में है। जो ट्रेन थी वो बनी हुई थी 3 कैरेजेस से और ड्रिवन की जाती थी इलेक्ट्रिक इंजन्स के द्वारा। जो कैरेजेस थे वो नैरो थे और उसमें टाइनी विंडोज़ थी जो कि जस्ट बिलो द रूफ थी, क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि जो पैसेंजर्स थे वो टनल्स की वॉल्स को नहीं देखना चाहेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट,
जो विंडोज़ थी सिटी एंड साउथ लंदन ट्रेन्स में वो आई लेवल पर थी? नो, जो विंडोज़ थी वो जस्ट बिलो द रूफ थी, क्योंकि ऐसा सोचा गया था कि जो लोग हैं वो टनल्स की वॉल्स को नहीं देखना चाहेंगे, तो वो आई लेवल पर तो नहीं थी. सो द लाइन्स आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर, द आंसर वुड बी फॉल्स. ओके, नाउ वी विल रीड फ्रॉम हियर. जो लाइन थी वो बिना प्रॉब्लम्स की नहीं थी, और इसका मेन प्रॉब्लम क्या थी? जो अनरिलायबल पावर सप्लाई थी. भले ही जो सिटी और साउथ लंदन रेलवे थी वो एक बहुत ही टेक्निकल अचीवमेंट थी, है ना, एक ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट थी. इट डिड नॉट मेक अ प्रॉफिट, इसने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया. फिर 1900 में जो सेंट्रल लंदन रेलवे थी, जिसको जाना जाता था ट्यूपेनी ट्यूब के द्वारा, उसका संचालन शुरू हुआ, जिसने कि न्यू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स को यूज़ किया. ये बहुत ही पॉपुलर रही और जल्द ही बाद में न्यू रेलवेज़ और एक्सटेंशंस को इसमें ऐड किया गया टू द ग्रोइंग ट्यूब नेटवर्क में. सो बाय द 1907 द टूडेज जो अंडरग्राउंड सिटी है ना, उसका सेंटर वॉज इन प्लेस, वो अपने प्लेस में था. नेक्स्ट स्टेटमेंट, द सिटी एंड साउथ लंदन रेलवे वॉज अ फाइनेंशियल सक्सेस. जो सिटी और साउथ लंदन रेलवे थी, क्या वो फाइनेंशियल सक्सेस थी? नो, वो एक ग्रेट टेक्निकल अचीवमेंट थी, बट उसने कोई भी क्या कहते हैं, प्रॉफिट नहीं बनाया. सो द लाइन्स आर कंट्राडिक्टिंग ईच अदर, सो आंसर विल बी फॉल्स. नेक्स्ट स्टेटमेंट, जो ट्रेन्स थी ट्यूपेनी ट्यूब पे वो हमेशा समय पर चलती थी. क्या ऐसा कुछ बताया है पैराग्राफ में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, सिर्फ ट्यूपेनी ट्यूब के बारे में लिखा है कि एक न्यू शुरू की जिसका नाम ये था, पर ऐसा नहीं बताया कि वो समय पर चलती थी कि नहीं चलती थी. ठीक है, सो आंसर विल बी नॉट गिवन. दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो. I hope you will not have any doubt after watching this tutorial video. If you find this video useful, then don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.